Hello friends, my name is Mrinalini Mishra. Today I will teach you Indus Valley Civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसे हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस टाइम पे डिस्कवर हुई जब 1853 के आसपास जब इंडिया में रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही थी। उस टाइम पे जब खुदाई हो रही थी तो कुछ लोगों ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में कुछ पुरानी सभ्यताओं के उन्हें ध्वंसावशेष मिले। जि जिस जिसको जिसका मैं तो शुरू में उन लोगों को नहीं पता चला। उन्हें लगा कि यहाँ पे बिखरी हुई ईंटों का हम अपने रेलवे लाइन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो सिविलाइज़ेशन थी वहाँ की ईंटें वहाँ की ईंटों को वो रेलवे लाइन में यूज़ करने लगे। लेकिन लगभग 30 से 40 सालों के बाद राखालदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने अलेक्जेंडर कनिंघम के मार्गदर्शन में इस सभ्यता की खोज की। तो माना जाता है ये सभ्यता 3500 वर्षों पूर्व 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में इसका उद्गम हुआ था। आदित्य सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड हम 35 लगभग वही 3500 ईसा पूर्व मानते हैं। पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिनके ही मार्गदर्शन में इसकी खोज हुई थी। और पुरातत्व विभाग का जो उद्गम हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। और आप आगे देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार हम सरस्वती और उसके सहायक नदियों के आसपास देख सकते हैं। उत्तर में इसका विस्तार मांडी और दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांडोर तक फैला हुआ है और पूर्व में ये आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। मांडी जो कि स्थल है, ये कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स भी आते हैं। मांडी चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, दैमाबाद गोदावरी नदी के पास, सुतकांडोर दाश नदी के आसपास और आलमगीरपुर हिंड नदी के आसपास। और इन सभ्यताओं की खोज जैसे पुरानी वस्तुओं की खोज की कितने वर्षों पुरानी हैं, इसके कुछ इसको इसको हम यूरेनियम डेटिंग के से ज्ञात कर सकते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। इस तरह से इसके उद्भव के ये भी माना जाता है कि इसके उद्भव के उसमें कुछ विदेशी मत हैं, कुछ स्वदेशी मत हैं। विदेशी मत में मार्शल व्हीरल, गार्डन चाइल्ड और विभिन्न लोगों का ये मत है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका उद्गम हुआ है। इसके लेकिन हमारे जो स्वदेशी कुछ इतिहासकार हैं जिनमें अमलानंद घोष, एस.आर. राव और डी.पी. अग्रवाल, इनका मानना है कि ऐसा नहीं है। ये स्वदेशी है और इसका उद्गम भारत में ही हुआ है। अ, विदेशी मतों के अनुसार ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये विरोधाभास इस उसमें है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उसकी लिपि कीलाक्षर मतलब छोटे-छोटे अल्फ़ाबेट्स के रूप में ये बने हुए थे। लेकिन जो अ अ, स मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसकी जो लिपि है या वो चित्रों के माध्यम पिक्टोरल फॉर्म में बना हुआ है। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं कि पिक्टोरल फॉर्म में ये लिपि बनी हुई है। तो इस तरह से इन्होंने माना कि नहीं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो लिपि है वो पिक्टोरियल फॉर्म में, हालाँकि ये डिस्कवर नहीं हो पाई है अभी तक। इस तरह से माना गया कि नहीं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो यहीं से ओरिजिनेट हुई। इसका मेसोपोटामिया की सभ्यता से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा जो नगर जाल मेसोपोटामिया के हैं वो अविकसित हैं। वो एक सिंपली इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंधु घाटी सभ्यता के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन-आसमान का अंतर है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एकदम डेवलप फॉर्म में बेसिस पर बना हुआ है। इसके अलावा मेसोपोटामिया में मंदिर के ध्वंसावशेष की संभावना भी की गई है, जबकि अ, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो यहीं से ओरिजिनेट हुई है। इसका मेसोपोटामिया की सभ्यता से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके प्रमुख नगर कौन-कौन से हैं। टोटल 1400 बस्तियाँ मिली हैं, जिनमें से 925 इंडिया में प्राप्त हुई हैं और 475 बस्तियाँ पाकिस्तान में मिली हुई हैं। इनके प्रमुख शहरों में मांडा है, जो कि जम्मू-कश्मीर में है, रोपड़ पंजाब में है, बनवाली हरियाणा में है, राखीगढ़ी और बालू राजस्थान में मिले हैं, सुकोटदा, धौलावीरा, लोथल गुजरात में मिले हुए हैं, हुलास और बड़गाँव ये सहारनपुर में मिले हुए हैं। अब इसके अलावा सुरकोटदा, धौलावीरा और राखीगढ़ी और मांडा ऐसे स्थल हैं जो तीनों कालों के स्थल हैं। मतलब ये पूर्व हड़प्पा काल के भी हैं और हड़प्पा काल के बाद के भी हैं। अब आगे देखते हैं इसका नगर नियोजन कैसे? नगर नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से है, सड़कों का जाल एक-दूसरे को जैसा कि आप देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे काटता है और जो सड़कें हैं वो ये मुख्य द्वार की तरफ ना खुल के गलियों में खुलती हैं। अ, और ये नगर योजना इस तरह से बनाए हुए हैं कि इनके पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊँचे हैं और पूर्वी टीले नीचे हैं। लेकिन पश्चिमी टीलों का आकार छोटा है और पूर्वी टीलों का आकार बड़ा है। पश्चिमी टीले में राजा और अन्य संभ्रांत लोग रहते थे, जबकि पूर्वी टीले में श्रमिक और कारीगर आदि रहते थे। और पश्चिमी टीले को एक रक्षा प्राचीर से भी घेरा गया है। रक्षा प्राचीर आमतौर पर
मोहनजोदड़ो की सभ्यता के सभी नगरों में देखने को मिलती है। बस चौहुदड़ो एक ऐसा नगर है जहाँ पे जो दुर्गीकृत नहीं है और उसके आस-पास रक्षा प्राचीर भी नहीं है। धौलावीरा जहाँ तक हर नगर 2 हिस्सों में बँटे हुए हैं, धौलावीरा ऐसा नगर है जो 3 इकाइयों में बँटा हुआ है। इसके अलावा कालीबंगा का जो नगर है, वहाँ वहाँ पे पक्की ईंट की नाली पाई गई है, कुआँ पाया गया है और सुरकोटद्दा और लोथल में अलग-अलग टीले नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण नगर एक ही टीले पर बसा हुआ है। इसके अलावा इनके भवनों के कुछ ऐसे भवनों के का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि बीच मध्य भाग में आँगन बने हुए थे। आँगन के चारों तरफ कमरे, रसोई और स्नानघर बने हुए थे। घर के जो दरवाजे थे, वो गलियों में खुलते थे, ना कि मेन रोड पर। लेकिन लोथल इसका एक्सेप्शन है। लोथल में जो मुख्य दरवाजे थे, वो मेन रोड पे ही खुलते थे। इनकी ईंटें पूर्णतः पकी हुई आज के ही टाइम के हिसाब से थी और इनके ईंटों का जो वॉल्यूम था वो 4:1:1 के रेशियो में था। य ये अपने सफाई और इसका बहुत ध्यान रखते थे। इसमें बाकायदा पक्की नालियाँ थी और नगर नियोजन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया था। हड़प्पा अब आगे देखते हैं कि इसके नगर हर एक नगरों के बारे की विशेषता हम देखते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएँ तट पर बसा हुआ था। ये आज के कराची और लाहौर के इलाकों में पाया जाता है और इसकी खोज भी उसी टाइम कराची और लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो उसी टाइम पे इसकी खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता का ये दूसरा सबसे बड़ा नगर है। और इसमें एक बहुत बड़ा नगार पाया जाता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस लोग के उस समय के लोग अपने अनाज का भंडारण करते थे, यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि उन्हें कृषि का भी ज्ञान था। और यहाँ पर एक कब्रिस्तान पाया गया है। इस कब्रिस्तान का नाम R37 रखा गया है। वहाँ पे एक समाधि मिली है। अब दूसरे नगर के बारे में देखते हैं हम, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएँ तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो में स्नानागार इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है और स्नानागार के पूर्व में पुरोहितों का आवास था। स्नानागार के साथ ही यहाँ पे एक सभा भवन मिला है जिसका जो वर्गाकार आकृति में है और यहाँ पर 21 मानव के कंकाल मिले हैं। यहाँ पर एक नर्तकी के कांसे की मूर्ति भी मिली है। नर्तकी के कांसे की मूर्ति से हम ये स्पष्टतः देख सकते हैं कि उस समय के लोग कितने ज़्यादा कला प्रेमी थे और इस नर्तकी के हम डांस पोस्चर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे नृत्य आदि भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। अब आगे के नगरों के बारे में चौहुदड़ो के बारे में देखते हैं। चौहुदड़ो सिंधु नदी के बाएँ तट पर स्थित है और ये पहला ऐसा नगर है जो तुर्कीकृत नहीं है। यहाँ पर झूकर और झांगर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक मन के बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ पे एक मुद्रा मिली है जिसमें 2 मछली और 3 घड़ियाल मिले हैं। यहाँ की ईंटों का आकार वक्राकार है। साथ ही यहाँ पे महिलाओं के कुछ सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस तरह आदि भी मिले हैं। यहाँ पर एक ईंट मिली है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली मिली है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के नगरों के विष